अच्छा बेटे, हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर एक डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को कवर किया था। तो आज वाली क्लास के अंदर भी बेटा हम डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन ही करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अगर बेटा सवाल स्टार्ट करते हैं, तो बेटे सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में ये कह रहा है, ऑन 31 अगस्त 2011 द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वॉज टेकिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ स्टावरोज। अजीब सा नाम। इसने आपको नॉन करंट एसेट्स बता दिए। साल के स्टार्ट में इक्विपमेंट 60,000 के थे, उनकी पुरानी डेप्रिसिएशन 24,000 है, और नेट बुक वैल्यू भी बता दी है कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो ऑफिस कंप्यूटर्स की भी इंफॉर्मेशन दे दी है, और इक्विपमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन बेटा इसने हमें दे दी है। अच्छा, अब बेटा इसने हमें कहा द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2012। 2012 में क्या हुआ बेटा, ये बता रहा है। ऑन 31 Jan 2012 equipment purchased on 1 April 29 at a cost of 28,000 was sold for 10,000 and payment was received by check। इन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2012 को एक इक्विपमेंट जो हमने 28,000 का खरीदा था 2009 में, वो हमने बेटा बेच दिया 10,000 का। अब जो बच्चा ये कहेगा ना कि सर हमें बेचने में 18,000 का नुकसान हुआ है, तो बेटा वो टोटली गलत है। क्योंकि जब से लिया है और जब तक बेचा है, जितना टाइम चलाया है ना बेटा मैंने उसे, पहले मुझे उसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर हम ये देखेंगे कि कितने का बिकना चाहिए था और हमने कितने का बेचा। तो अगर मैं डेटा बनाता हूँ ना, तो एक इक्विपमेंट जो मैंने कब लिया है बेटा, 1 अप्रैल 2009 में लिया था, कितने का? 28,000 का। वो मैंने कितने का बेच दिया बेटा? 10,000 का बेच दिया। कब बेचा है? 31 जैन 2012 में। तो ऑलमोस्ट बेटा मैंने अच्छे खासे ईयर्स इसको चलाया है। देख लेंगे आगे अगर गेन और लॉस निकालना होगा। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इस पर आते हैं। आगे इसने हमें बताया कि 1 फेब 2012 को हमने एक नया इक्विपमेंट भी खरीदा है। कितने का? 35,000 का। और 20 मार्च 2012 को हमने नए ऑफिस कंप्यूटर्स खरीदे हैं $600 के। ठीक है। अजीब सा नाम, हैज द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, इक्विपमेंट्स पे कौन सा मेथड लग रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा हमेशा किस पे अप्लाई होता है? कॉस्ट पे। ऑफिस कंप्यूटर्स आर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेटा किस पे अप्लाई होता है? नेट बुक वैल्यू पे। कॉस्ट में से पहले पुरानी टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करो, जो आंसर है उस पे परसेंटेज रेट को अप्लाई कर दो। आगे पॉलिसी बता दिए। अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इक्विपमेंट एंड ऑफिस कंप्यूटर्स इन द ईयर ऑफ परचेज। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन इक्विपमेंट इन द ईयर ऑफ सेल। बेटा जिस साल खरीद रहे हैं उसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और जिस साल बेच रहे हैं उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। अगेन यहाँ पे जो पॉलिसी है वो कौन सी पॉलिसी है बेटा? ईयरली पॉलिसी। एग्जामिनर की पहली रिक्वायरमेंट एज यूजुअल हमेशा ही पूछता है, एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन। तो बेटा साथ साथ बोलेंगे ताकि याद हो जाए। अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगले पार्ट पे इसने हमसे कहा है, स्टेट टू कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के दो कॉजेज बताने। बेटा बहुत सारे कॉजेज थे। एक आप लिख सकते हो वियर एंड टीयर, जिसे हम यूजेज भी कहते हैं। एक आप टाइम फैक्टर भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत सारे हमने डिस्कस करें। आगे बेटा एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड का बेटा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, कैलकुलेट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है। एक साल की निकाली, बाकी सब सालों की डेप्रिसिएशन क्या रहेगी? सेम। तो स्ट्रेट का मतलब होता है सिर्फ स्ट्रेट करना, एक्सप्लेन नहीं करना है इसको। तो ये लिख दोगे, नंबर मिल जाएंगे। हाँ, अगर एक्सप्लेन होता तो फिर मैं इसको बताता कि क्यों आसान है।
क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहती है, सेम रहती है। खैर, अगर रिक्वायरमेंट पे आते हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट पे एग्जामिनर ने हमसे रिक्वायर्ड किया है कि हमें जो है इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। अब अगेन बेटा, ये जो अकाउंट है ये किसका अकाउंट है, प्रोविजंस का अकाउंट है। और हमने पहले भी डिस्कस करा है कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रोविजंस, जितनी भी एस्टिमेशंस पढ़ोगे, सारे के सारे प्रोविजंस क्या होते हैं बेटा, कॉन्ट्रा एसेट्स। बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और कम होंगे तो बेटा डेबिट होंगे। इसीलिए बेटा इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। क्योंकि इसकी नेचर जो है वो क्रेडिट नेचर है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है। तो इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी थी बेटा साल के स्टार्ट में, 24,000। हमें जो है इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। तो साल के स्टार्ट में इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 24,000। अब मैंने आपको को पहले भी बताया था कि डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाने के टोटल 3 स्टेप्स हैं। साल के स्टार्ट में कितनी डेप्रिसिएशन थी, अगर कोई एसेट बेच दिया तो उसकी डेप्रिसिएशन तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी। तो तुम्हारे प्रोविजन, तुम्हारे कॉन्ट्रा एसेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, कम। तो आप डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट। तो जो एसेट मैंने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन पहले मुझे निकालनी पड़ेगी ना। आओ निकाल लें, बहुत आसान है। जो इक्विपमेंट मैंने बेचा है बेटा, वो मैंने लिया कब था, 1 अप्रैल 2009 को। बेचा कब है, 31 जनवरी 2012 को। अच्छा, जब भी खरीदोगे हमेशा पूरे साल की चार्ज होगी, यही पॉलिसी है। तो 2009 का पूरा साल चलाया, 2010 का पूरा साल, 2011 का पूरा साल। 2012 का मैं मंथ काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस साल बेच रहे हैं उस साल की डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो एसेट मैंने बेचा है उसको मैंने 3 साल चलाया है। 2009 का पूरा साल, महीने नहीं गिनूंगा, पूरा साल काउंट करूंगा क्योंकि ईयरली पॉलिसी है। 10 का साल और 11 का साल, कितना साल चलाया है, 3 साल। कौन सा मेथड है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। किस पे लगेगा, कॉस्ट पे। तो जो एसेट मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 28,000। तो 28,000 का 20% करा तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई 5,600। दूसरे साल की भी यही आएगी ना बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे अप्लाई होता है। और तीसरी की भी यही आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे अप्लाई होता है और इसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहती है, सेम। तो बेटा टोटल 3 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी बन गई, 5,600 × 3। तो बेटा ये आ गया 16,800। तो जो एसेट बेटा मैंने बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई टोटल, 16,800। जब ये एसेट मैंने बेच दिया तो उसकी डेप्रिसिएशन भी बेटा मेरी लाइफ से चली गई। तो मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट्स क्या हो गए बेटा, कम। इसीलिए मैंने डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट। क्योंकि 16,800 वाली डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई, मेरे कॉन्ट्रा एसेट कम हुए, इसलिए मैंने डेबिट कर दिया। अब क्या निकालेंगे बेटा, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। उसके लिए मैंने आप लोग को क्या बताया था, कि सबसे पहले ये देखो कि करंट ईयर में कितने एसेट्स अवेलेबल है। साल के स्टार्ट में हमारे पास कितने रुपए के इक्विपमेंट्स थे, 60 के। जिसमें से 28 वाले इक्विपमेंट मेरी लाइफ से चले गए बेटा, तो मैंने माइनस कर दिया। क्या कोई मैंने नया इक्विपमेंट खरीदा है, बिल्कुल। कितने का खरीदा है बेटा, 35 का। तो बेटा मुझे पता चल गया कि करंट ईयर के अंदर मेरे पास 67,000 के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। कैसे पता चला, साल के स्टार्ट में 60 के थे, 28 वाले मेरी लाइफ से चले गए, और 35 के मैंने नए खरीद लिए। तो करंट ईयर में मेरे पास कितने रुपए के इक्विपमेंट्स है बेटा, 67 के। कॉस्ट आ गई। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सीधा कॉस्ट पे लग जाएगा। रिड्यूसिंग होगा तो कॉस्ट में से पुरानी वाली माइनस करेंगे, फिर लगा देंगे परसेंटेज। इक्विपमेंट्स पे कौन सा मेथड है बेटा,
स्ट्रेट लाइन। तो कॉस्ट पे लगा दूं बेटा, 60 में से 28 वाले चलेगा और 35 के नए आए। तो करंट ईयर में कितने एसेट्स अवेलेबल हैं? 67। और 20% करा तो मेरे पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। क्लियर हो गया बेटा? जब मेरे पास करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई तो मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट साइड पे। 67,000 का 20% 13,400 ही आएगा ना भाई? चेक कर लेते हैं। जी बेटा यही आएगा। किस नाम से लिखेंगे बेटा? बाय द नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि हम इसको ये शो कर रहे हैं कि ये करंट ईयर का खर्चा था और उसको हमने करंट ईयर के एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिया है। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो जिस साल का खर्चा है उसको उसी साल रिकॉर्ड कर लो। अब सिंपल बेटा अपन क्या करेंगे? बैलेंसिंग। तो अगर बेटा मैं डेबिट का टोटल करता हूँ क्रेडिट का, तो ये आ रहा है 37,400 और डेबिट का है 16,800। तो ऑब्वियसली बेटा डेबिट साइड वीक है। माइनस करेंगे तो बेटा पता चल जाएगा कितने से वीक है। बेटा ये वीक आ रही है 20,600 से। तो बैलेंस कैरेट डाउन, जो साइड वीक होती है वहाँ लिख दिया। दोनों साइड्स का टोटल बेटा इक्वल कर दिया। और ये कैरेट डाउन बेटा इसकी ऑपोजिट साइड पे आके क्या हो गया? ब्रॉट डाउन हो गया। सिंपल। इतना आसान था बेटा। अब बेटा मुझे किसका अकाउंट बनाना है? डिस्पोजल का। बेटा मैंने आप लोग को पहले भी कहा था कि डिस्पोजल अकाउंट की कोई नेचर नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ 8 एंट्रीज को याद रखना है। खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया, पैसे आ गए। बेटा खरीदा था, अब एसेट को बेच रहा हूं। जब एसेट को मैं बेच रहा हूं, इक्विपमेंट को, तो वो इक्विपमेंट मेरी लाइफ से जा रहा है। तो इक्विपमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि एसेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट किसको कर दूंगा बेटा? डिस्पोजल के अकाउंट को। तो डिस्पोजल का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया बाय द नेम ऑफ इक्विपमेंट। क्योंकि जो इक्विपमेंट मैंने बेचा था उसकी रियल वैल्यू 28,000 थी। दूसरी एंट्री क्या थी? इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल कर लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन मेरी लाइफ से चली गई। मेरे प्रोविजन, मेरे कॉन्ट्रा एसेट कम हो गए। और कॉन्ट्रा एसेट जब कम होंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। इसीलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो गया। जो एसेट बेचा था उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी? 16,800। क्रेडिट पे जब कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या लिख देंगे? डिस्पोजल अकाउंट। तो इसलिए मैंने डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, नाम मैंने डेप्रिसिएशन का यूज किया है। रेफरेंस हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का देते हैं। जो एसेट बेचा था उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी? 16,800 थी ना? 3 साल चलाया था। लास्ट एंट्री क्या बनाते हैं बेटा? पैसे आ गए। पैसे आ जाएंगे तो कैश और बैंक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट किसको कर देंगे? डिस्पोजल के अकाउंट को। तो जो एसेट मैंने बेचा था उससे कितने पैसे आए थे बेटा? 10,000। चेक मींस बैंक के थ्रू आए। तो बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट। क्रेडिट क्या हो गया? डिस्पोजल का अकाउंट। डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, नाम सिर्फ मैं बैंक का यूज कर रहा हूं, रेफरेंस ऑपोजिट अकाउंट का देंगे। अब बेटा हम क्या देखते थे कि या तो गेन होगा या तो लॉस। तो जो एसेट मैंने बेचा था वो मैंने लिया कितने का था? 28,000 का। कितने का चला लिया बेटा? 16,800 का। 3 साल चलाया ना, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 16,800। तो उसका मतलब क्या है कि बेटा वो चीज कितने की बिकनी चाहिए थी? उसकी करंट वैल्यू कितनी थी? 11,200। 28 का लिया था, 16,800 का चला लिया। तो कितने का बिकना चाहिए था बेटा? 11,200 का। हमने कितने का बेचा बेटा? 10,000 का। 11,200 की चीज 10,000 की बेच दी, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा $1,200 से हमारा क्या हो गया? लॉस ऑन डिस्पोजल। हमने जो है लिया कितने का था? 28 का। ठीक है।
अच्छा, लेट मी रेज दिस, ये ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अपन ने लिया कितने का था बेटा? 28,000 का, 28 का। 3 सालों में बेटा हमने इसको कितने का चला लिया? 16,800 का। 28 का लिया था, 16,800 का चला लिया। तो बेटा बिकना कितने का चाहिए था? 11,200 का। 11,200 इसकी क्या है बेटा? नेट बुक वैल्यू। लेकिन बेटा हमने कितने का बेचा? 10,000 का। 11,200 की चीज जब मैंने 10,000 की बेची, तो इसीलिए बेटा मेरा क्या हो गया? $1,200 से लॉस ऑन डिस्पोजल। और जब बेटा मेरा लॉस हो गया, तो बिजनेस इसको क्या ट्रीट करेगा? एक्सपेंस। और बेटा एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा बेटा? डिस्पोजल का अकाउंट। तो देखो बेटा मैंने डिस्पोजल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय द नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। और बेटा मेरी दोनों साइडें क्या हो गई? इक्वल। ये देखो बेटा ये डिस्पोजल अकाउंट बन गया। इतना आसान है डिस्पोजल अकाउंट बनाना। बस डिस्पोजल अकाउंट जब भी आप बना रहे हो, आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपको 8 एंट्रीज याद होनी चाहिए। खरीदा था, इस्तेमाल कर लिया, और पैसे आ गए, और गेन लॉस की। अब नेक्स्ट पार्ट पे एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा है? नेक्स्ट पार्ट पे एग्जामिनर कह रहा है कि हमें जो है एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाना है, जिसमें एसिड की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेटबुक वैल्यू लिखनी है। तो इक्विपमेंट का तो बहुत आसान है। करंट ईयर में हमारे पास कितने रुपए के इक्विपमेंट थे? 67 के थे ना? कैसे? 60 के थे, जिसमें से 28 वाले चले गए थे, और 35 के आपने नए खरीदे थे। तो करंट ईयर में हमारे पास कितने रुपए के इक्विपमेंट्स थे बेटा? 67 के, राइट। इसमें से इसकी टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो नेट बुक वैल्यू आएगी। इक्विपमेंट की टोटल डेप्रिसिएशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। 24 की थी, 16,800 की चली गई थी, और 13,400 की इस साल की थी। तो टोटल मैं निकाल चुका हूँ ना बेटा अकाउंट बना के। तो कॉस्ट में से बेटा जब पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। 20,400 600 था, सॉरी। तो 67,000 में से 20,600 माइनस किया, तो नेट बुक वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई। हंस बेटा आप लोग पे नहीं रहूं जरा पीछे। ठीक हो गया बेटा? तो मैंने कॉस्ट में से इसकी जो डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी टोटल, वो माइनस की, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। अब ऑफिस कंप्यूटर्स की निकाल लेते हैं। साल के स्टार्ट में हमारे पास कितने ऑफिस कंप्यूटर्स थे? 8,000 के। क्या हमने कोई नए खरीदे? बिल्कुल खरीदे। कितने के? 600 के। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए के ऑफिस कंप्यूटर्स हो गए हैं? 8,600 के, क्योंकि कोई बेचे तो है नहीं ना। 8,000 के थे और 600 के नए खरीद लिए, 8,600 हो गए। अब इसमें से मैं इसकी टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। अब ये वाली तो नहीं माइनस करूंगा ना, ये तो 2011 की है। 2012 की निकालूंगा, फिर टोटल पता चलेगी ना कि टोटल कितनी है। तो इसके लिए मुझे ऑफिस कंप्यूटर्स की 2012 की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग क्या कहता है? कॉस्ट में से, कॉस्ट कितनी थी? 8,600, राइट, क्योंकि 600 का नया खरीदा है। पुरानी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उस पर परसेंटेज रेट लगाएंगे। और कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस की, जो आंसर आया उस पर परसेंटेज रेट अप्लाई करा। तो कितनी आ गई बेटा इसकी टोटल डेप्रिसिएशन? 750। ये 2012 की आई है, ठीक है। 11 की कितनी थी? 5,600। 12 की कितनी निकाली? 750। तो बेटा टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 6,350। पुरानी 5,600 थी, और 2012 की 750 निकाली, तो टोटल कितनी हो गई बेटा? 6,350। तो देखो बेटा कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करी, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। सिंपल। इतना आसान था बेटा सवाल। खैर बेटा अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और एक दो सवाल करेंगे,
पे इस टॉपिक को वाइंड अप करके अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।